नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण चावड़ा आपका 10th क्लास के इस सेशन में स्वागत करता हूं। अब आपको यहां पर जो चीज़ें देखने को मिल रही होंगी दोस्तों, उनको हम बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, अब आज 10th क्लास के सेशन को शुरू किया जा रहा है, तो मैं आपके सामने सबसे पहले सिलेबस की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। क्लास 10th syllabus. So don't worry about the selection or syllabus or getting good marks. There is no worry. आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. Syllabus will be given to you in very normal words. दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ आपके सेक्शंस बांट देता हूँ। ताकि आपको मार्किंग पता चल जाए। आपके पेपर की अगर बात की जाए तो दोस्तों आपका 80 मार्क्स का पेपर आता है। 80 मार्क्स का पेपर आता है, जो कि बोर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब बोर्ड कैंसिल हो गया है, हालांकि इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी अभी तक वो बोर्ड ही है। जैसे ही नई नीतियां लागू हो जाएगी तो उसे बोर्ड के रूप से हटा दिया जाएगा, फिर थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ कम होंगी और मार्किंग ऊपर नीचे भी हो सकती है। लेकिन इस सेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका प्रीवियस सेशन का ही सिलेबस है, तो सिलेबस की बात कर लेते हैं। दोस्तों, सिलेबस सेक्शन नंबर 1 की अगर बात करें तो आपके कोर्स में आता है ग्रामर। क्या आता है दोस्तों? ग्रामर। अगर ग्रामर की बात की जाए दोस्तों, तो ग्रामर में आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, पहला पॉइंट है टेंस। आपके सामने टेंस आएंगी। दूसरा, आपके सामने आएंगी वॉइसेस, यानी पैसिव वॉइस जिसे आप कहते हैं। थर्ड, आपको मॉडल्स का सामना करना होगा। उसके बाद आपको नरेशन, जिसे हम दूसरे शब्दों में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कहते हैं। और ई सेक्शन में आपको क्लॉजेस देखने को मिलेंगी। एक बहुत ही प्यारा टॉपिक जो कि आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि इनकी मार्किंग को अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये 14 से 15 मार्क्स होती हैं। हालांकि ग्रामर के लिए आपको जो मार्किंग दी गई है वो 15 मार्क्स हैं। कितनी है? 15 मार्क्स। लेकिन कभी कभी ये 14 मार्क्स तक ही सिमट जाती हैं, 14 मार्क्स तक ही इनकी मार्किंग रहती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं इनकी मार्किंग की बात करूँ तो आपको टेंस के लिए 4 नंबर दिए जाते हैं। वॉइसेस के लिए सर आपको 2 मार्क्स दी जाती हैं। मॉडल्स के लिए भी आपको 2 मार्क्स दी जाती हैं। नरेशन आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स की मिल सकती हैं। ठीक है, और क्लॉजेज आपको 2 मार्क्स की दी जाती हैं। आप इन्हें काउंट करें, 2, 2 एंड 2 कितने हो गए? आप कहेंगे सर ये तो हो गए हमारे क्या 6 नंबर। 3 कितने हो गए? 9। 9 और 4 कितने हो गए? 9 और 4 हुए 13। ठीक है, 2 नंबर और कम पड़ रहे हैं, तो यानी कि या तो वॉइसेस को 3 नंबर का कर दिया जाएगा या मॉडल को 3 नंबर का कर दिया जाएगा। ये डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर। ठीक है, डायरेक्ट नंबर से नरेशन 3 नंबर का हो सकता है। मॉडल या वॉइसेस को आप कह सकते हैं कि सर ये भी 3 नंबर का डायरेक्ट नंबर के अकॉर्डिंग बढ़ सकता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये 14 या 15 नंबर के आते हैं। तो 14 नंबर तो यहाँ से हो गए, 15 नंबर होगा तो या तो इसके मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे या इसके मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों कि आगे मेरे कोर्स में क्या है। अगर मैं बी सेक्शन की बात करूं मेरे बेटा, तो आपके सेकंड जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं राइटिंग पोर्शन। ठीक है, राइटिंग पोर्शन और ग्रामर में फ़र्क है। राइटिंग पोर्शन का मतलब होता है हर एक नंबर लाने के लिए आपको राइटिंग में लिखना होगा, जिसमें आपको लेटर पढ़ने पड़ सकते हैं, है ना, जिसमें आपको शॉर्ट पैराग्राफ्स, लॉन्ग पैराग्राफ्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इधर देखिए, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, सबसे पहले आपको लिखना पड़ सकता है लेटर। ठीक है, लेटर के साथ ही आपका ईमेल वगैरह आता है। ठीक है, लेटर और ईमेल साथ लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ईमेल, ठीक है। उसके अलावा आपके पास आते हैं शॉर्ट पैराग्राफ। ठीक है दोस्तों, सी नंबर पर आता है आपका लॉन्ग पैराग्राफ। लॉन्ग पैराग्राफ, या फिर आप इसे राइटिंग पैराग्राफ भी कह सकते हैं। राइटिंग पैराग्राफ भी कह सकते हैं, राइटिंग, ठीक है ना, राइटिंग पैसेज या पैराग्राफ भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डी नंबर, डी सेक्शन पे आता है, दिख जाएगा आपको। इसके अलावा आपके यहाँ पर आपको दिखेगा दोस्तों रोड सेफ्टी। ये 4 टॉपिक आपके अलग तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। इनकी मार्किंग भी मैं आपके सामने रख देता हूँ दोस्तों। लेटर की मार्किंग रखी जाए तो आपके सामने लेटर की मार्किंग होगी 5 नंबर।
ठीक है, 5 नंबर आपको लेटर के लिए दिए जाएंगे। शॉर्ट पैराग्राफ की मार्किंग आपके लिए 4 मार्क्स रहेगी। लॉन्ग पैराग्राफ के लिए आपकी मार्किंग 5 मार्क्स रहेगी और रोड सेफ्टी के लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। तो आप यहाँ देखेंगे 18 नंबर तो आपको यहीं से मिल रहे हैं। ठीक है, 5 और 5 10 और 8 18 नंबर तो यही हो गई। ठीक है, ये सेक्शन नंबर 2 था आपका। अब बात कर लेते हैं थोड़े से सेक्शन नंबर 3 की। सेक्शन नंबर सी में आपको सर पैसेज देखने को मिलती हैं। ठीक है, पैसेज बहुत ही सब सिंपल होती हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप इन्हें समझ सकते हैं। 2 पैसेज आपको नॉर्मल पैसेज मिलेंगी। ठीक है, 2 पैसेज मिलेगा, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड, यानी पेपर की स्टार्टिंग ही पैसेज से होगी, पैसेज फर्स्ट पैसेज सेकंड। ठीक है, अब याद रखिएगा एक सीन हो, सॉरी ये दोनों अनसीन होंगे और इसके अलावा आपको एक सेक्शन और मिलेगा, जैसे डी कहता हूँ मैं, है ना, डी सेक्शन। डी सेक्शन में भी दोस्तों आपको पैसेज ही देखने को मिलेगा, लेकिन ये पैसेज जो होता है वो इन पैसेज से अलग है। ठीक है, ये पैसेज अनसीन होते हैं और ये पैसेज सीन होंगे। यहाँ पर भी 2 पैसेज दिए जाएंगे, 1 and 2। ठीक है, पैसेज एंड पैसेज। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन दोनों पैसेज की मार्किंग कितनी रहेगी। ऊपर वालों की बता देता हूँ, इसकी भी बता देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इन 2 पैसेज की दोस्तों बात करता हूँ तो इन 2 पैसेज के लिए आपको 8 नंबर दिए जाएंगे। ये 8 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर इस पैसेज के लिए, 4 नंबर ही इस पैसेज के लिए। 4-4 क्वेश्चन आएंगे, 4-4 क्वेश्चन के आपको जवाब देने हैं। ये 4 हो गए। ठीक है, अब बात आती है कि सर ऊपर वालों का क्या करना है। देखो टोटल मिलाकर अगर मैं बताऊं तुम्हें पैसेज की बात, तो पैसेज भाई अगर कम से कम भी आप देखोगे ना, तो पैसेज कम से कम आपको 21 नंबर की दिखती है, 21 नंबर की। यानी कि इनमें से एक पैसेज हो सकता है 7 मार्क्स का और एक पैसेज हो सकता है 6 मार्क्स का। ठीक है, अब देख लो 13 तो वो हो गई और 8 ये हो गई, 21 नंबर हो गए। 22 नंबर का होगा तो हो सकता है 7 और 7 2 नंबर का, 7 क्वेश्चन 7 नंबर के 2 पैराग्राफ आपको देखने को मिल जाए। ये आपके टोटल मार्किंग हो गई। यानी कि इस पैसेज के लिए 8 नंबर मिले तो इन पैसेज के लिए आपको 13 to 14 मार्क्स मिलेंगे। मैं ये फिक्स नहीं कह रहा हूँ, 1 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ी काउंट कर लेते हैं। 15 और ये कितने हो गए थे। राइटिंग पैसेज के लिए आपको आ गया था 18 मार्क्स, तो 15 और 18 कितने हो गए मेरे बेटे, 33 और 8 कितने हो गए, 41 और 41 और 14 कितने हो गए, तुम कहोगे 55। ठीक है, अब ध्यान रखना पीछे बचे हुए जो मार्क्स हैं, जो मार्किंग है वो आपकी बुक की है, पीछे बची हुई जो मार्किंग है वो आपके किताब की है, ध्यान रखें। ठीक है, अब ध्यान आती है कि सेक्शन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो उसे हम कहते हैं टेक्स्ट बुक। क्या कहते हैं मेरे बेटा, टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स क्या होती हैं सर, दोनों किताबें जो आपके कोर्स में दे रखी हैं उन्हें टेक्स्ट बुक कहते हैं। पहले का नाम है आपके गोल्डन रेज, और दूसरी का नाम है आपका रेजोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, पहले का नाम है गोल्डन रेज, दूसरी का नाम है रेजोल्यूशन। ढंग से सुनना, इसको लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसको लेकर बहुत बड़ा ही कंफ्यूजन है, ध्यान से समझ लेना। मैं वापस एक बार मार्किंग कर रहा हूं, 15 और 18 कितने हो गए, 33। ठीक है, 33 के बाद हो गई आपके पैसेज हो गई 14 नंबर की। 33 और 14 कितने हो गए, 33 और 14 हो गई आपकी 45 और 8 कितने हो गए, 53। अब बात आती है पीछे बचे हुए ये मार्क्स कहाँ चले गए। अब ढंग से सुनना मेरी बात, ये जो 2 पैसेज है ना, ये वाले 2 पैसेज, ये पैसेज बेटा इस बुक से आएंगे, किससे आएंगे, रेजोल्यूशन से, और ये 8 नंबर इससे कम हो जाएंगे। हालांकि ये टोटल रेजोल्यूशन बुक कितने नंबर की है, 23 नंबर की। 23 में से 8 चले गए, 23 में से 8 तो पहले ही निकल गए, पीछे कितने बचे, 15। पीछे कितने बचे, 15। अब इस रेजोल्यूशन के कुछ भाग हैं वो समझना। रेजोल्यूशन में से पोइट्री आती हैं, 9 मार्क्स मिलेंगे उसके। कितने मार्क्स मिलेंगे, 9 मार्क्स। तो 8 तो यहाँ चले गए, 9 यहाँ चले गए, 8 और 9 कितने हो गए, 17। पीछे कितने बचे, 23 में से 17 निकालो, कितने बचे, 6 नंबर। अब कुछ टीचर ये कहते हैं कि रेजोल्यूशन जो होती है वो सिर्फ 6 नंबर की है। क्या कहते हैं कि रेजोल्यूशन बुक जो है वो सिर्फ 6 नंबर की है। हालांकि मेरे भाई साहब, मेरे ज्ञानी आदमी, सारे टीचर्स जो हैं वो कहते हैं अपनी जगह ठीक होते होंगे, लेकिन एक बात बताओ, मैंने कहा कि ये 2 पैसेज आते कहाँ से हैं, तुम कहोगे सर गोल्डन रेज से आते हैं।
अगर गोल्डन रेस से आते हैं तो गोल्डन रेस से ही तो पैसेज निकली है, तो 8 नंबर तो गोल्डन रेस के ही माने जाएंगे। पोइट्री कितने नंबर की आती है? 9 नंबर की, जो कि कौन सी बुक में है? गोल्डन रेस में है, तो आखिर है तो इसी की ना। तो 8 और 9 कितने हो गए? 17। अब पीछे बची पूरी किताब, वो कितने की है? वो है आपके 6 नंबर की। यानी अगर मैं पूरी की पूरी किताब की मार्किंग करूं तो 8 + 9 + 6 = 23 नंबर होते हैं। तो ये अकेली किताब 23 नंबर की है। बात समझ में आ गई? और उसके बाद आती है आपके ये वाली बुक, ये वाला बच गया, ठीक है। तो इसको मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बुक बेचारी जो है वो 10 नंबर की है, 10 मार्क्स। ये 10 मार्क्स की बुक है और इस तरीके से आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। इस तरीके से ये आपकी पूरी की पूरी किताब खत्म होती है, ठीक है। डिपेंड करता है और ये पूरा का पूरा सिलेबस खत्म होता है। एक बार फिर से काउंटिंग करते हैं, कहीं अगर मिस्टेक है तो फिर इनमें ऊपर नीचे नंबर हो जाएंगे। देखिए 23 और 10 कितने हो गए? 33। 23 और 10 कितने हो गए? 33। ये 8 नंबर मैंने इसी में काउंट कर लिए, 33। 33 और 14 मान लो कितने हो गए? 47। 47 और 18 कितने होते हैं? 47 और 18 कितने हो गए? 65। और 65 और 15 कितने हो गए? 80। 80 नंबर की ही बुक होती है, 80 नंबर का ही पेपर होता है। हुआ कि नहीं हुआ? 20 नंबर स्कूल से भेजे जाते हैं, बात ही खत्म हो गया। 100 आउट ऑफ 100 ये आपका बेटा सिलेबस है। और इसे हम 10th क्लास में जब कर रहे होंगे तो सबसे पहले हम ग्रामर पोर्शन करेंगे, उसके साथ साथ कुछ चैप्टर्स करेंगे, ठीक है। पैसेज भी सॉल्व करेंगे, राइटिंग पोर्शन करेंगे। तो कहने का मतलब है जो स्टार्टिंग होगी वो हमारी ग्रामर से होगी, तो इसीलिए हम ग्रामर को आगे पढ़ेंगे। आज के लिए मैं आपको थोड़ा ग्रामर का यानी कि इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ ताकि हम आसानी से आगे चल सकें। ये एक सिलेबस था छोटा सा, इसको ही डिस्कस कर रहे हैं, इसको ही आगे चलाएंगे, ठीक है। अगर कोई लिखना चाहता है तो आप लिख सकते हैं, टेक योर टाइम एंड राइट दिस डाउन, ओके। चलिए आप लिख लीजिए थोड़ा, फिर मौज मस्ती करते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हनीमून पैकेज है, शानदार तरीके से पढ़ेंगे। अरे टेंशन मतलब गाने गाएंगे, पिक्चरें देखेंगे, हाँ या ना, ठीक है। तो आराम से लिखो, कोई तकलीफ नहीं। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, गाने गाते गाते लिखो, तुम मस्त रहो। निशा आप ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन इस तरीके से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं ना। जो बच्चे इस क्लास को लाइव देख रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से समझें, हम इस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे बेटा। बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से आगे नहीं बढ़ा जा सकता है बेटा, है ना, ठीक है। जल्दी लिखिए, देखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हे 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 हे, हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न भूलिए। हो गया? तो दोस्तों जिसका नहीं हुआ है वो वीडियो रोक लीजिए और आप पीछे कर लीजिए 2 मिनट और फिर पढ़ लीजिए, ठीक है ना। आप थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करें, इसलिए मैं फटाफट से आपका इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ। मेरा आप इंट्रोडक्शन ले लीजिए, क्योंकि डेमो क्लासेस हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो आपको समझ में आ रहा है, क्या आप उसे पूरी तरीके से सुन पा रहे हैं, है ना। सामने खड़ा हुआ सा ये बंदा जो भी बोल रहा है, क्या वो मेरे लायक है, क्या मैं इस बंदे से पढ़ सकता हूँ। पहली क्लास और डेमो क्लास इन्हीं के लिए होती है। फिर भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ग्रामर को लेकर। दोस्तों देखो मेरे दोस्तों, ग्रामर में आपके 5 टॉपिक हैं, जैसे कि आप जानते हैं टेंस है, ठीक है। ग्रामर यहाँ लिख देता हूँ। चलिए ग्रामर में अगर हम बात करें तो ग्रामर में हमारे पास बहुत सारे लोग बोलते हैं ग्रामर। देखो भाई, हिंदी का इंग्लिश से लेना देना नहीं है। हिंदी इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम इंग्लिश। इंग्लिश एंड हिंदी आर बोथ द लैंग्वेजेस, बट दे आर वेरी वेरी डिफरेंट इन देयर फिनोमेना। अगर आप उनकी बात करेंगे तो ये दोनों ही अलग अलग हैं, आप इनको एक नहीं मान सकते। आप हिंदी से इंग्लिश नहीं सीख सकते, ठीक है। तो थोड़ा इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझे तो ज़्यादा ठीक है। हाँ, स्पोकन इंग्लिश की बात अलग है,
ठीक है। स्पोकन इंग्लिश की बात अलग है, स्पोकन इंग्लिश को मैं एक्सेंट के साथ सिखा सकता हूँ, जिसके बैचेस रनिंग है वो अलग बात है, उसके बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि ग्रामर में हमारे पास अलग अलग सिचुएशंस हैं। पहले नंबर पर आता है टेंस, दूसरे पर आता है वॉइसेस, तीसरे पर आता है मॉडल, ठीक है, चौथे पर आ गया नरेशन, और उसके बाद आ गया आपके पास क्लॉजेस, ठीक है। ये 5 टॉपिक हैं। तो मैं इनकी शुरुआत में सबसे पहले टेंस आपके सामने रखने जा रहा हूं, और टेंस की शुरुआत करते हैं थोड़ी सी, फिर हम आगे चलते हैं। दोस्तों, अगर मैं टेंस की बात आपके सामने करूं और आपसे पूछूं कि टेंस क्या होता है, तो आप मुझे क्या बताएंगे कि क्या होता है टेंस? क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर समय होता है, कोई कहेगा काल होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आपके जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल ठीक है, बट याद रखिएगा changing in a verb according to the time is tense। समझ में आया क्या लिखा हुआ है? चेंजिंग इन अ वर्ब अकॉर्डिंग टू द टाइम इज टेंस। क्रिया में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं समय के अनुसार, क्रिया में समय के अनुसार होने वाले परिवर्तन टेंस कहलाते हैं। दोस्तों, ज़्यादा तो नहीं ले पाऊंगा, बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। अगर मैं टेंसेस की बात करने लगूं तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, टेंसेस बेसिकली जो होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं, ठीक है, जिसे आप जानते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है, फ्यूचर टेंस। ये 3 टेंसेस होती हैं। अब इतना याद रखना है कि इन 3 टेंसेस में और 4 टेंसेस होती हैं, ठीक है। इन 3 टेंसेस में और 4 टेंस होते हैं जिन्हें हम सेमी टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी टेंस। अगर मैं उन सेमी टेंसेस की बात करने बैठूं तो आपके सामने वो 4 टेंसेस कुछ इस तरीके से निकल कर आती हैं। सबसे पहले आता है हमारे सामने सिंपल, फिर आता है हमारे सामने कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, फिर हमारे सामने आता है परफेक्ट, और फिर हमारे सामने आता है परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 टेंसेस हैं जो सेमी टेंस का काम करती हैं, ठीक है। ये सेमी टेंसेस हैं जो इस तरीके से काम करती हैं, 3 और 4। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि इसके आगे आपको ज़्यादातर नहीं बताया जाता, लेकिन मैं आगे बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि, और आप ये डेफिनेशन जो है ये लिख लीजिए ताकि मैं इसे मिटाऊँ फिर मैं आगे बढ़ूँ। ये डेफिनेशन, चलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द टाइम इज कॉल्ड, यहाँ लिख देता हूँ, चेंजिंग अ वर्ब अकॉर्डिंग टू द टाइम, ठीक है, इज टेंस, ओके, इज टेंस। सो अब बात समझ में आती है कि सर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये टेंसेस होती हैं और ये इनके अंदर की टेंसेस होती हैं, सेमी टेंसेस। दोस्तों, इसके आगे मैं अगर आपको बताऊं तो वो बात ये है कि हर एक वाक्य को जिसको आप बनाते हैं, जिसको आप लिखते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे सेंटेंस, वो सारी की सारी बातें आप एक नहीं 6 तरीके से बोल सकते हैं। मैंने कहा आप पूरी की पूरी भाषा में, चाहे वो हिंदी हो, मारवाड़ी हो, स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, कोई भी भाषा हो दुनिया की, उसे 6 तरीके से बोला जा सकता है। तुम कहोगे सर कैसे? एक सेंटेंस को 6 तरीके से कैसे बोल सकते हैं? तो सुनिएगा ढंग से। दोस्तों, सेंटेंस की वैरायटी की अगर मैं बात करूं, मैं टाइप ऑफ सेंटेंस नहीं बोल रहा हूं। टाइप ऑफ सेंटेंस तो सिर्फ 4 ही होती हैं। पहली होती है एजरेटिव, दूसरी इंट्रोगेटिव, तीसरी एक्सक्लेमेटरी और चौथी ऑप्टेटिव, ठीक है। ये अलग होती हैं, ये अलग है, सेंटेंस टाइप है। मैं तो सिर्फ सेंटेंस को कितने तरीके से बनाया जा सकता है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये दोस्तों 6 प्रकार की होती है। पहला वो सेंटेंस होता है जिसे हम पॉजिटिव साइन से दर्शाते हैं, जिसे मैं शायद पॉजिटिव लिख भी दूं तो शायद मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। दूसरे की अगर मैं बात करूं दोस्तों,
तो दूसरा टाइप होता है आपके सामने नेगेटिव, जिसमें नॉट शब्द आता है, ठीक है, और इसे हम नेगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नेगेटिव। ओके। तीसरे की अगर मैं बात करने बैठूं दोस्तों, तो ये होता है एक ऐसा साइन जो इंट्रोगेटिव कहलाता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, जिसे हम इंट्रोगेटिव कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव। चौथे की अगर बात करें दोस्तों, तो चौथे के अंदर आपको ध्यान रखना है कि इसमें नॉट सेंटेंस में दिया होगा और सेंटेंस के लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन होगा, जिसे हम इंटरोगेटिव नेगेटिव कहते हैं। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं पांचवें सेंटेंस की बात करूं, तो पांचवें सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है WH इंट्रोगेटिव होता है। WH इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? वो सेंटेंस जिसके स्टार्टिंग में WH आता है और लास्ट में आपको इंट्रोगेटिव दिखता है ना, ये ध्यान रखिएगा, इसे WH इंट्रोगेटिव कहते हैं। और छठे नंबर पर हमें दिखता है सबसे पहले WH, उसी सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपको नॉट लिखा हुआ दिखेगा और उसी सेंटेंस के लास्ट में आपको इंट्रोगेटिव साइन दिखता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से आप WH प्लस नेगेटिव प्लस WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये दोस्तों 6 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ये 6 टाइप्स हैं जिनको आपको हमें सीखना है और हमें सिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, सर मुझे समझ में नहीं आया, अगर कोई बच्चा कहता है तो मैं बताता हूँ उसको। देखो, अब याद रखना, पहली बात तो ये है कि सेंटेंस को 6 तरीके से बोल सकते हैं। अब मैं किसी टेंस के अंदर की बात नहीं उठा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। मैंने अभी कहा था ना, मैं सेंटेंस को कितने तरीके से बना सकते हैं वो बता रहा हूँ। 6 प्रकार के सेंटेंसेस में एक सेंटेंस उठाऊंगा मैं आपके सामने। पहला सेंटेंस यहाँ दिखेगा आपको, बिल्कुल सही, ठीक है। यहां सेंटेंस दिखता है, मैंने बोला शिवम अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लास ले रहा है। ये पहला सेंटेंस है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस में देखो नॉट कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं है क्या? शिवम अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लास ले रहा है, इसमें नॉट नहीं है, इसमें इंट्रोगेटिव भी नहीं है। सेकंड देखो, मैंने इसी को नेगेटिव बनाना है, मुझे अब क्या करना है? नेगेटिव बनाना है। तो मैं क्या लिखूंगा? शिवम अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहा है। समझ में आ गया? तीसरा बनाओ इंट्रोगेटिव, यानी क्वेश्चन बनना चाहिए। फिर मैंने बोला क्या शिवम अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लास ले रहा है। पीछे इंट्रोगेटिव साइन आ गया, ठीक है। चौथा सेंटेंस यहां लिख देता हूं, चौथा यहां लिख दिया मैंने, क्या शिवम अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहा है। पांचवा देखिए, शिवम अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लास कब ले रहा है? इंट्रोगेटिव। और छठे नंबर पर मैंने कहा शिवम अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं ले रहा है?
अब ये देखो, ये मैंने 6 सेंटेंस तुम्हारे सामने लिखे हैं। ये 6 सेंटेंस जो है ना ये वाले हैं। मैंने तुम्हें क्या कहा था, एक ही सेंटेंस को 6 तरीके से लिखते हैं और वो 6 तरीके हमारी भाषा में काम आते हैं। मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो सही, लेकिन ये तो समझ में आना चाहिए ना पहले कि आखिर टेंस काम करता कैसे है। हम टेंस काम करता कैसे है ये पढ़ने से पहले ही अगर टेंसेस पढ़ लेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हर बच्चे का डाउट क्लियर नहीं होगा। तो मैं डाउट को क्लियर करते हुए चलना चाहता हूँ। मैं हर बच्चे का डाउट जो है वो क्लियर करना चाहता हूँ। थोड़ी सी रोशनी आपके लिए और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा मैं सारे डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। अब ढंग से सुनना, मेरी बात को ढंग से सुनना। भौंकने दो इन कुत्तों को, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। आराम से सुनिए। मैंने कहा सेंटेंस जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस। अब मेरी बात ढंग से सुनना। पॉजिटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें ना तो नॉट होता है और ना ही इंट्रोगेटिव साइन होता है। मैंने कहा ना तो उसमें नॉट होता है ना ही उसमें इंट्रोगेटिव साइन होता है। ऐसे सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। बात ही खत्म हो गई। देखो जैसे कि शिवम अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लास ले रहा है। इस सेंटेंस में मुझे नहीं कहीं नहीं दिख रहा और इंट्रोगेटिव साइन भी कहीं नहीं दिख रहा। शिवम अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहा है। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें नॉट दिखता है, यानी नहीं शब्द दिखता है। शिवम अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहा है, इस सेंटेंस में मुझे एक नहीं शब्द दिखा, इसका मतलब ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। बिल्कुल ठीक। इंट्रोगेटिव साइन वो होता है जिसमें एक प्रश्न पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव साइन वो होता है जिसमें एक प्रश्न पूछा जाता है। मैंने पूछा क्या शिवम अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लास ले रहा है, ये रहा इसमें इंट्रोगेटिव साइन। और ऐसे सेंटेंसों के स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ मिलेगा या फिर ऐसे सेंटेंसों के अंत में क्या लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या जो है या तो वो आगे लिखा हुआ मिल सकता है या फिर वो पीछे लिखा हुआ मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो। चौथे में नॉट और इंट्रोगेटिव दोनों आएंगे। तो जैसे मैंने लिखा क्या शिवम अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहा है, तो देखो ये नहीं लिखा हुआ, ये इंट्रोगेटिव साइन रहा, दोनों आ गए। ठीक है, और ऐसे सेंटेंसों के स्टार्टिंग में क्या आता है या फिर पीछे भी क्या आ सकता है। अब पांचवें क्वेश्चन को देखिएगा। WH के साथ इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, सॉरी WH के बाद इंट्रोगेटिव साइन आएगा। शिवम अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लास कब ले रहा है। WH का मतलब होता है वे शब्द जिसको हम क्यों, कब, कैसे, कहाँ वाले शब्दों से बताते हैं। जैसे कि शिवम अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लास कब ले रहा है, तो कब से WH आ गया और पीछे इंट्रोगेटिव साइन आ गया। अब छठे को देखेंगे तो WH के साथ नॉट और इंट्रोगेटिव आता है। तो देखिएगा शिवम अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं, और ये पीछे का इंट्रोगेटिव साइन दिख रहा है आपको। तो मेरे कहने का मतलब है इन 6 सेंटेंसों को आपको पहचानना आना चाहिए, तब कहीं जाकर हम आगे चल सकते हैं। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये चीज़ें ज़्यादा डीप नहीं है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं इन सभी चीज़ों को आगे और बढ़ाने वाला हूँ। आप इतना लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। टेक योर टाइम प्लीज़। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न भूलिए। चलिए, तो उम्मीद है कि आपने ये लिख लिया होगा, और नहीं लिखा तो वीडियो पॉज करिए एक बार, फटाफट से पॉज करके लिखिए। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ उसको। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। अब छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे, फिर आप आराम से इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है कि आपके टेंसेस जो हैं उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि 6 प्रकार की टाइप्स होती हैं एक सेंटेंस की। पहली बताई मैंने पॉजिटिव, दूसरी बताई मैंने नेगेटिव, तीसरी बताई मैंने इंटरोगेटिव। ठीक है, मैं साइन के ऊपर खेल रहा हूँ, पूरा ध्यान रख लेना, इसमें सिर्फ साइन का फंडा है। फिर आएगा नॉट के साथ सेंटेंस के लास्ट में इंटरोगेटिव। फिर आएगा WH के साथ लास्ट में इंट्रोगेटिव। आगे दिखेगा आपको WH प्लस नॉट प्लस इंट्रोगेटिव।
ये 6 तरीके हैं दोस्तों। इन 6 तरीके के सेंटेंसेस के फॉर्मूले आपके सामने लिख रहा हूं। दीज विल बी द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेंटेंसेस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, whenever you are going to make a positive sentence, जब कभी भी आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेंशन योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल बी फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब विल बी फॉलोड बाय वर्ब और मेन वर्ब, आप जो बोलना चाहते हैं, ठीक है। इसे कुछ लोग मेन वर्ब बोलते हैं तो कुछ लोग वर्ब बोलते हैं। एंड इन द एंड ऑफ अ सेंटेंस यू नीड टू मेंशन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। दो तरीके के से, आप स्पेलिंग तो एक ही है दोनों की। देखो, इन दोनों शब्दों में फर्क समझ लेना। जब आप ऑब्जेक्ट कहते हैं तो इसका मतलब है आप अपना गोल बताते हैं। गोल क्या होता है सर? गोल मतलब माय डेस्टिनेशन, माय ड्रीम, ठीक है, माय एम। लेकिन जब आप कर्म के रूप में इसे बताते हैं, किसके रूप में? कर्म के रूप में, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से ऐसा बताते हैं ना, तो इस समय इसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इस ओ की प्रोनाउंसिएशन आ हो जाती है, ठीक है। मोस्टली प्रोनाउंसिएशन की ही गड़बड़ होती है। तो कर्म को ऑब्जेक्ट और गोल को ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और इस सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाएं, ध्यान रखें। आगे मैं अगर बढ़ूं तो मेरे दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं होता। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब सेम की सेम आती है, और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको एक शब्द लगाना पड़ता है नॉट, ठीक है। उसके बाद आप मेन वर्ब लगाएं, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएं और फुल स्टॉप पर ले जाकर सेंटेंस खत्म कर दें। अगला आता है इंटरोगेटिव। दोस्तों ध्यान रखें, इंटरोगेटिव में कुछ नहीं होता। ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाती है, और अंकल जी यानी जो सब्जेक्ट है वो अंदर चले जाते हैं। काफ़ी बार तुमने देखा होगा कि काफ़ी लड़ाइयाँ होती है, तो महिलाएं जो होती है वो बड़ी उत्सुक हो जाती हैं, ठीक है। पतिदेव तो अंदर घुस जाते हैं और महिलाएं बाहर आती है अपना गागरा ओढ़ना समेट के टांग, है कि नहीं। तो उस समय थोड़ा सा मजाक में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। ये आ गई आंटी जी बाहर, डबल पेट वाली आंटी जी हैं, एच और वी, सब्जेक्ट तो बेचारा अकेला ही। ये आंटी जी बाहर, अंकल जी अंदर, ठीक है। और उसके बाद मेन वर्ब सेम की सेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फाइनली उसके बाद आपको ये लगाना जरूरी है इंट्रोगेटिव साइन, ठीक है। अब नॉट के साथ इंट्रोगेटिव, अब तुम ढंग से सोचकर बताओ। ये इंट्रोगेटिव तो तुम ऊपर पढ़कर आ गए, ये इंट्रोगेटिव तो तुम ऊपर पढ़कर आ गए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, इस इंट्रोगेटिव के फॉर्मूले को यूं कहीं लिख दो। अब बात आती है सर नॉट लगाओ, तो या तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा लो इस जगह पे, और या फिर सब्जेक्ट के बाद इस जगह पर नॉट लगा लो। तुम्हारी मर्जी, जो तुम करना चाहो, जैसा तुम करना चाहो, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब लगाओ, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ, और पीछे ये लगाना मत भूलना, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये सिर्फ खोके हैं, मैं इनको भर के बताऊंगा। दीज आर ओनली द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये क्या है? स्ट्रक्चर्स हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये रहा WH और ये रहा इंट्रोगेटिव। तुम कहोगे सर इंट्रोगेटिव तो मैंने अभी पढ़ा, ये रहा। इसके स्टार्टिंग में क्या लगाना है? WH लगाना। तो एक काम करो, पहले इंट्रोगेटिव वाला फॉर्मूला सेम का सेम लिख दो। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, पीछे लगा दिया इंट्रोगेटिव। फर्क क्या है? कुछ नहीं सर, आगे WH लगाना है, लो लगा दिया। फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है। अब इसमें देखो WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो देखो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कहाँ पढ़ कर आए थे? तुम कहा था ये पढ़ा सर, बोलो रे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। जिसको पांचवा, जिसको तीसरा आ गया वो पांचवा कर लेगा, जिसको चौथा आ गया वो छठा कर लेगा। तो कुछ नहीं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव लगा दो पहले। तो तुम कहोगे ये लगा दिया सर, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दो तुम चाहो तो नॉट, नहीं तो सब्जेक्ट के बाद तुम नॉट लगा लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। उसके बाद आ गया मेन वर्ब, उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट और उसके बाद आ गया इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब बात आती है सर, अब बात आती है दोस्त नॉट, ठीक है। अब बात आती है कि ये WH जो है वो इंट्रोगेटिव नॉट के आगे लगाया, यानी WH आगे लगा दूँ। तो मैंने ये क्या किया, ये मैंने WH लगा दिया। बस यही फॉर्मूलाज हैं, यही वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी वजह से हम ये सेंटेंसेस करते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इनको कंटिन्यू करवाऊंगा। ये सारी की सारी चीज़ें आप मेरे साथ कर रहे होंगे, इन सभी की हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम कहीं जाकर टेंसेस स्टार्ट करेंगे। इससे पहले टेंसेस स्टार्ट करना मतलब आपके साथ खिलवाड़ करना होगा, और मैं वो खिलवाड़ नहीं करना चाहता। सो प्लीज़ राइट देम डाउन एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक देखते रहिए आज तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू एंड लव यू।